जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन हुए। सबसे पहले आप सभी को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस का, यानी कि साइंस का भंडारा करेंगे। जो एक ही वीडियो में जो है बात करेंगे, साइंस का निपटारा हो जाएगा। यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस पूछे जाते हैं, खास करके हम बात करते हैं एसएससी जीडी रेलवे बीएसएससी बिहार एसएससी, जिसमें भी बिहार दरोगा बिहार पुलिस साइंस का तो लगभग एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। उसके लिए बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आज एक ही वीडियो में साइंस का निपटारा करेंगे। और वीडियो की बात करें तो कम समय में हम चाहेंगे कि वीडियो को समेटने के लिए। और बात करते हैं दोस्तों आज की मोटिवेशन लाइन की। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया, किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक ही वीडियो में हम चाहते हैं कि साइंस से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं उसका निपटारा करने के लिए हम चाहेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, तभी मजा आएंगे। और एग्जाम में जो है यहाँ से संभावित प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है विज्ञान का। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का भंडारा करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा विज्ञान खत्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के सहयोग और प्यार और मोहब्बत बना रहे तो हम इस तरह का वीडियो अक्सर लाया करते हैं। और प्लेलिस्ट में बहुत सारा ऐसा वीडियो पड़ा हुआ है जो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम जीव विज्ञान में विज्ञान का योगदान की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। ये पूछ सकता है या कभी कभी पूछ सकता है लेता है कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो अरस्तु। और जंतु विज्ञान का भी अलग अलग करके भी पूछ सकता है, तो ये दोनों के दोनों अरस्तु हो जाते हैं। तो चलिए और बात कर लेते हैं कि इसका मतलब जो जिस भी विषय से संबंधित है जनक, उसके हम बात करते हैं। अगर पूछ ले आपको वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। बात करते हैं होम्योपैथी का पिता, यानी होम्योपैथी, हो से हनीमैन, इसे भी याद रख सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे याद रखने के लिए। बात करते हैं भौतिक का पिता पूछे तो फिजिकली का मतलब फादर ऑफ फिजिकली साइंस की हम बात करें तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन की है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। बात करते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान, यानी कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, तो लेवोजियर को कहा जाता है। ये बहुत बढ़ बढ़ के एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे ये क्वेश्चन, खास करके आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता। अब वही बात करते हैं आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रे मेंडल को। ये भी खूब पूछा जाता है आनुवंशिक का पिता, यानी कि ये स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता की बात करते हैं, लुईस पास्चर है सूक्ष्म जीव विज्ञान का। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान का, तो कार्ल लिनियस जो है आधुनिक विज्ञान का पिता है। अब बात करते हैं चिकित्सा का पिता हम बात करें हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सक शास्त्र का पिता हिप्पोक्रेटस। और टीकाकरण की बात करें तो एडवर्ड जेनर है। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो इसी ने सबसे पहले टीका का खोज किया था। ये आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि टीके का पिता इसे कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। सबसे पहले किसका टीका का खोज किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा। ये आपको कमेंट करके बताना है कि किसके सबसे पहले ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किस टीके का खोज किया गया था। तो चलिए हम बात करते हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद का पिता चरक को कहा जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता वॉन बेयर के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे दिया गया है रुधिर का स्ट्रक्चर भरा हुआ है कुछ। अब बात कर लेते हैं रुधिर का। तो देख सकते हैं रुधिर का अध्ययन है हीमोटोलॉजी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी, ये ध्यान रखने हैं। हीमेटोलॉजी ये याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं वायरस का विज्ञान का पिता की हम बात करते हूँ। वायरस विज्ञान का पिता क्या है, तो देख सकते हैं वायरोलॉजी का अध्ययन विषाणु, यानी कि वायरोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी का अंतर्गत तो विषाणु का। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, भर भर के पूछे जाते हैं। एंटोमोलॉजी है किसका, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का। अब कॉन्ड्रोलॉजी की हम बात करें तो कॉन्ड्रोलॉजी जो है उपास्थियों का अध्ययन जो किया जाता है, किसको, उपास्थियों का अध्ययन
कॉन्ड्रोलॉजी के द्वारा। और जेरेंटोलॉजी का अंतर्गत किसका अध्ययन, वृद्धों का, वृद्धा यानी कि बूढ़ा जिसको कहते हो उसी का अध्ययन किया जाता है। अब बात है माइकोलॉजी का, ये भी खूब पूछा जाता है, कवकों के अध्ययन। ये कभी कभी फंस जाते हैं स्टूडेंट और शैवाल और कवक में। ऐसे जैसे कि कवक के बारे में पूछे तो माइकोलॉजी कम याद रखना है, सीधा ऐसे याद रखना है। जैसे पूछे माइकोलॉजी का अध्ययन कम हो गया, मौसे हो जाए माइकोलॉजी कौसे कवक, इस तरह आप याद रख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है अध्ययन। अब कोशिका के अंतर्गत साइटोलॉजी, कोशिका का बीजन, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का फाइकोलॉजी, यानी कि फस या सफा, सफा ऐसे करके याद रख सकते हैं, सफा और कम, कम सफा, यानी कि क से हो जाता है कवक, म से माइकोलॉजी, से हो जाता शैवाल, फ से फाइकोलॉजी, ऐसे याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक का है तो कम सफा, इससे आप भूलेंगे नहीं क्योंकि इसमें अक्सर जो है विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं। अब बात करते हैं चींटियों का, तो चींटियों का मिरमेकोलॉजी, मिरमेकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन होता है। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, न्यूरोलॉजी जो है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर दोस्तों मज़ा आता होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कंटेंट हमने जो है बहुत ही एक ही वीडियो में बहुत ही मेहनत के साथ चाहे हैं कि इसको समेट लेने के लिए। बात करते हैं टाइलिन के अंतर्गत। टाइलिन जो है एंजाइम का स्रोत लार है, यानी कि टाइलिन पूछे, ये क्वेश्चन अगर पूछे तो टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है, तो लार ग्रंथि है। आइए ये भी पूछ सकते हैं कि लार ग्रंथि से किसका मतलब किसका स्रोत है, तो टाइलिन का, ये ध्यान में रखने, घुमा के भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं एक वयस्क मानव में कितने चवर्णक दांत होते हैं, तो चवर्णक दांत होते हैं तो 12 होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये ध्यान रखना है। कुल वयस्क में जो कुल दांतों की संख्या कितने होते हैं, 32 होते हैं, ये सारी याद रखनी है। अब बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को, ये भी पूछे जाते हैं कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टाइड, यानी कि ट्रिपल पी, पी का जहाँ प्रयोग हुआ तो पी हो गया, यानी पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ये याद रखना है, ट्रिपल पी याद रखने हैं। अब बात करते हैं विटामिन B6 B12 के कारण क्या होती है, तो औरकता होती है। विटामिन B6 12 दोनों की कमी के कारण क्या, तो औरकता बीमारी होती है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं पीलिया यकृत का संक्रमण के कारण होता है, यानी कि पीलिया रोग जो होता है ना, ये यकृत में संक्रमण जो होता है उसके कारण होता है, ये ध्यान में रखने, ये भी खूब पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेकमा रोग की, तो ट्रेकमा किसमें होता है, ट्रेकमा रोग की बात करते हैं आंख में होने वाला ये रोग है ट्रेकमा। हर्पीस की बात करते हैं त्वचा में होता है और त्वचा में होने वाला है रोग। अब पीलिया की बात करें तंत्रिका तंत्र में होने वाला रोग पीलिया है। डिप्थीरिया की बात करें श्वास नली में जो डिप्थीरिया होता है। मलेरिया की बात करें तितली व आरबीसी में मलेरिया होता है। टिटनस की बात करें तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटनस, यानी कि जितने भी है जो ये सभी के सभी प्रभावित करने वाले है बीमारी, यानी डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है, मलेरिया आरबीसी व तितली दोनों को करता है। टिटनस की बात करें तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटनस। और रेबीज की बात करें तंत्रिका तंत्र को, रेबीज भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। आगे हम वायरस और जीवाणु कवक के बारे में होने वाला रोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। एथलीट फुट की हम बात करते हैं पैर में होने वाला बीमारी है। बात करता है हैजा और टाइफाइड, ये आंत में होने वाला बीमारी है। और एड्स जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो शरीर में होती है एड्स के द्वारा वही खत्म हो जाता है। और वह जब खत्म हो जाएगा तो आपको कई प्रकार के बीमारियां आपसे आप होने लगेंगे। तो ये जो है मेन जो है जो शरीर का जो पार्ट, यानी कि पुलिस मैन जो होता है शरीर का, उसी को इस रोग में उसी को समाप्त कर देता है एड्स, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मनुष्य में जीभ के पिछले भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, यानी कि अगर पूछे आपको स्वाद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कुल स्वाद होते हैं। मुंह में जो है 4 प्रकार के होते हैं, ये जीभ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख सकते हैं ये जीभ है। अब बात करते हैं स्वाद 4 प्रकार की होती हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि स्वाद सबसे ज़्यादा पुरुषों में होता है या कि स्त्रियों में, यानी कि मेल में होता है या फीमेल में होता है, ये ध्यान में। मेल से अधिक जो है स्वाद कलिकाएं स्त्रियों में पाई जाती है, यानी फीमेल में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखनी है। और बात करते हैं अब स्वाद की, तो आगे में भाग जो होता है
अगले भाग में जो जीव का हम मान के चलिए ऐसे करके जीव बना लिए, यानी कि ये जीव नहीं बना, ऐसे करके हम जीव बना लिए, जीव को बना लिए। ये पिछले भाग जो है यहाँ पे दिया है और यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे देख सकते हैं, एक पार्ट यहाँ पे हो जाता है, एक पार्ट यहाँ बचता है बीच वाला भाग। ये बीच वाला जो ये बचता है आगे वाला, ये हो जाता है मीठा भाग। यहाँ देख सकते हैं ये मीठा भाग हो गया, ये मीठा हो गया। अब ये वाली जो हिस्सा दोनों साइड बचा, ये दोनों वाला हिस्सा, तो ये किस में हो जाता है, ये नमकीन हो जाता है। ये नमकीन याद रखना है, क्या नमकीन हो जाता है। यहाँ पे दिया गया नहीं है तो हम यहाँ पे बता दिए। अब बात करते हैं खट्टा, तो ये बगल वाले भाग खट्टा हो जाता है दोनों साइड, ये भी खट्टा हो गया। अब पीछे वाला भाग हम बात करते हैं तो खट्टा हो गया और पीछे वाला भाग कड़वा हो गया। कड़वा कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 प्रकार के स्वाद हो गया। अब बीच वाला जो बचा है, बीच वाला पोर्शन, ये खाली जो बीच वाला जो बचा है ये स्वाद विहीन होता है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं रहता है, ये ध्यान रखने हैं। तो ये सारे के सारे जो है फैक्ट हमको लग रहा है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम आप आगे बात करते हैं और सारे क्वेश्चंस की, जो इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में, यहाँ से जो है बात करते हैं कि एग्जाम में बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं है, यानी कि यहीं से आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना। तो बात करते हैं विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्र से बनता है, यानी कि विटामिन, यानी कि ये भी पूछ लेते हैं हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी में बनता है, तो डी विटामिन। और डी विटामिन एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का स्रोत है। सुबह सुबह आप सभी लोग जो है अभी ठंडे के मौसम में जो देख लेते हैं, अक्सर लोग धूप के लिए तरसते हैं, तो धूप लगाने के लिए अच्छा लगता है धूप लगाना, उसमें क्या होता है विटामिन डी होता है। अब वही बात कर लेते हैं विटामिन की कमी, यानी विटामिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं तो विटामिन B12 को का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, क्या एनीमिया रोग होता है। वही बात करते हैं ए का भी रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी आंख में जो है कम दिखाई देने लगता है, तो उसी को रतौंधी कहते हैं, जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं। और ये भी पूछ लेता है कि किसकी कम विटामिन के कारण आंख की रोशनी कम हो जाती है, तो विटामिन ए के कारण। अब बात करते हैं बेरी, तो बेरी B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। इसकी कमी से कौन रोग होता है, बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। अब डी की बात करें विटामिन की, तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल। ये ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर छपते हैं विटामिन में से, तो इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। अब बात करते हैं ई की, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, टेकोफेरॉल देख सकते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, जनन क्षमता जो है, यानी कि जनन क्षमता जो है ये कम हो जाती है, यानी कि इसी को प्रभावित करते हैं। और वही बात करते हैं विटामिन के की, तो इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से क्या होता है, अगर विटामिन के अगर कमी हो जाता है तो रक्त की थक्का नहीं बनता है। रक्त जो अगर आपको ब्लडिंग कहीं कट फट जाएगा तो वो ब्लडिंग जो है चलते रहेगा, थक्का नहीं बनेगा। अगर आप में ये विटामिन की कमी नहीं है तो देखते हो तो रक्त कुछ देर के बाद स्वतः ही बहना बंद हो जाता है। तो इसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं पित्त का स्त्रावन कहाँ से होता है, तो पित्त का स्त्रावन बात करते हैं यकृत द्वारा होता है, यकृत से होता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन यकृत में जमा रहता है, यानी कि ये पूछ सकता है ग्लाइकोजन कहाँ जमा रहता है, तो यह यकृत में जमा रहता है। अब बात करते हैं संक्रमण रोकने में सहायता करती है कौन सा विटामिन, संक्रमण को रोकने के लिए एकमात्र सहायता होता है विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का स्रोत देख सकते हैं गाजर है, प्रमुख स्रोत विटामिन ए का है। बात करते हैं आंवले में विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी जो है आंवला में, यानी जितने भी खट्टा पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, आंवला में। ये ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है, अबटू ग्रंथि से होता है, यानी कि अबटू ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है, यानी कि निकलता है। ये ध्यान रखना। अब क्रायोजेनिक इंजन की हम बात करें का प्रयोग किसमें होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी, यानी क्रायोजेनिक इंजन जो है इस तरह के रॉकेट उड़ाने के लिए जो है क्रायोजेनिक इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है, निम्न ताप का इंजन का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं जंग
एक क्या है, जंग एक यौगिक है। कभी पूछ सकता है जंग एक यौगिक है। हवा क्या है, हवा एक मिश्रण है। क्या है, हवा जो है सब धूल कण जल वाष्प इत्यादि से मिलकर बना होता है, वह मिश्रण होता है। और जंग एक यौगिक है, ये ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। कब किया था, 1869 में किया था, यानी 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। वहीं बात करते हैं पारितंत्र का प्रयोग अगर पूछे तो किसने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग जो है टेंसले के द्वारा किया गया था। टेंसले, ये ध्यान रखने हैं, टेंसले, ये याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, हो गया। अब बात करें विश्व का पहला सम्मेलन स्टॉकहोम समझौता जो है 1972 में किया गया था, पहला सम्मेलन हुआ था। अब वही बात कर लेते हैं सम्मेलन की, बात करते हैं सम्मेलन समझौता की, यानी कि सम्मेलन यानी कि समझौता ही समझ लीजिए, उसी को कहते हैं सम्मेलन या समझौता। अब बात करते हैं 1974 में हुआ था हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था। कब, हेलसिंकी सम्मेलन। और 1992 में हुआ था कब, पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब बात करते हैं 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। 1989 में किया गया था आधारित समझौता। 1987 में किया था बर्टलैंड रिपोर्ट, यानी कि बर्टलैंड रिपोर्ट यानी कि समझौता हुआ था। इनमें से कुछ जो है सम्मेलन जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, खास करके एग्जाम की दृष्टिकोण से, यानी कि पूछने वाले हम बात करते हैं एक पृथ्वी हो जाता है, और बात करते हैं 1987 वाला हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। अब 4 सम्मेलन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, हम बताते हैं आपको। एक तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन, ये भी हो जाता है 1972 में। अब बात करते हैं 4 सम्मेलन में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सम्मेलन जो हुआ था, सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, नैरोबी में हुआ था। नैरोबी, नैरोबी, ठीक है, नैरोबी में हुआ था। नैरोबी प्रोटोकॉल हुआ था कब, 1982 में हुआ था, 1982 में, ये ध्यान रखने। एक नंबर तो हो गया। अब दूसरा नंबर हम बात करते क्या हो जाता है, दूसरा नंबर की हम बात करें तो ओजोन परत सम्मेलन। ओजोन परत सम्मेलन जो है, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में हुआ था। 2 हो गया, 2 और बचे हैं, तो 2 हो गया। तो अब बात करते हैं कौन हुआ था। तो अब हुआ था क्या, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो में बात करें तो ये 1992 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। अब कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के शहर जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब बात करते हैं लास्ट यानी चौथा की, तो CO2 यानी CO2 को कम करने के लिए कौन सा हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये एक ध्यान रखने हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था कि ये इसको कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, ये ध्यान रखने हैं, CO2 को कम करने। अब बात करते हैं फिर से, तो हम बात करते हैं शुरुआत से लेकर अभी 4 सम्मेलन जो बताया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। सबसे पहले 1982 की हम बात करें तो 1982, उसके बाद 5-5 का गैप है, देख सकते हैं, 1987, 1992, 1997, ये 5-5 का गैप है। तो अब बात, ये 5-5 का गैप है, ये 5 चारों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये चारों के चारों। आपको याद कैसे रखने हैं, सबसे पहले पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण को बचाने के लिए नैरोबी में, नैरोबी प्रोटोकॉल हुआ था कब, 1982 में। दूसरा नंबर था ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में होता है 1987 में। अब तीसरे नंबर की हम बात करें तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो है पृथ्वी के संरक्षण के लिए, ये रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। अब बात करते हैं CO2 को कम करने को 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये ध्यान रखने। 4 जो है ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगली और संरक्षण के बारे में, तो विश्व वन जीव संरक्षण की हम बात करें तो ये कब हुआ था, विश्व वन जीव संरक्षण ये हुआ था, देख सकते हैं कब हुआ था, विश्व वन्य जीव संरक्षण परियोजना के बाद बाघ परियोजना हुआ था 1973 में। इसी को टाइगर प्रोजेक्ट खूब पूछा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था, 1972 में, 73 में। 1972 में जो है
क्या हुआ था 1972 में बेटलैंड सम्मेलन हुआ था। बेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि संरक्षण 1972 में, और 73 में हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था। गेंडा प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत की हम बात करें, गेंडा तो 1987 में, लाल पंडा परियोजना 1996 में, गिद्ध संरक्षण गिद्ध 6 ऐसे 2006 ऐसे याद रख सकते हैं। कछुआ परियोजना की बात 2008 में होता है। ज़्यादातर जो कछुआ कहाँ पाया जाए तो उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में जो है, जो उड़ीसा में वन जीव अभ्यारण्य है कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन सा है ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है, कौन सा कछुआ के लिए कछुआ प्रजनन के लिए अभ्यारण्य है। अब बात करते हैं कि घड़ियाल घड़ियाल परियोजना की 1975 में हुआ था। हंगुल परियोजना 1970 में हुआ था। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत हम बात 1972 में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, ऊर्जा का उत्पादक होता है। यानी कि ऊर्जा हमको शरीर में तुरंत ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। यानी कि तुरंत ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसको लेना चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा उत्पादक है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब बात करते हैं पोषक पदार्थ प्रोटीन की। शरीर को मरम्मत करने का काम जो है प्रोटीन ही करता है। अब बात कर लेते हैं कि वसा की। तो वसा जो ऊर्जा का उत्पादक ये भी होता है, यानी कि ऊर्जा का उत्पादक भी वसा होता है। और जल की हम बात करें तो जल के बाद हम खनिज लवण की बात करें और विटामिन की बात करें तो रोगों को सुरक्षा करने के लिए जो है खनिज लवण और विटामिन की जरूरत होती है। ये पूछ सकते हैं खनिज लवण और विटामिन का क्या कार्य, रोगों से सुरक्षा करना, और वसा की तो ऊर्जा का उत्पादन से, और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा के उत्पादन से। शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। और पुराने खिलाड़ियों, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। जिसको ग्लूकोज होता है, ग्लूकोन डी पीते हैं, उसी में कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। तुरंत ऊर्जा ये शरीर को प्रदान करता है। बात करते हैं प्रोटीन की। शरीर को मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं जल एवं खनिज लवण अकार्बनिक और शेष। जल एवं खनिज लवण जो है ये अकार्बनिक पदार्थ है, बाकी जो शेष बचे ये कार्बनिक पदार्थ है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है। ये पूछ सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है तो ये अमाशय में पाया जाता है। अब बात करते हैं एंजाइम मूल रूप से क्या है तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है, ये ध्यान रखना, क्या है, प्रोटीन है। अब बात करते हैं आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आहार नाल में जो है स्टार्च का अंतिम पाचन जो होता है ये क्या, अंतिम उत्पाद जो होता है क्या होता है तो ग्लूकोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। ये क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कॉपर धातु की विषाक्तता का कारण क्या होता है, तंत्रिका संबंधी रोग होता है। यानी कि कॉपर धातु में अगर यदि विषाक्तता नहीं, यानी कि विषाक्तता जो आए तो विषाक्तता का कारण क्या होता है, कारण तंत्रिका संबंधी रोग हो जाता है। कॉपर में अगर कॉपर धातु में विषाक्तता जो हो जाए तो ये तंत्रिका संबंधी रोग का कारण होता है। अब वही बात करते हैं मिनी माता रोग। तो ये भी पूछे जाते हैं मिनी माता रोग किसकी कमी के कारण होता है या किसके कारण होता है तो पारा के कारण जो है मिनी माता रोग होता है, पारा के द्वारा। इटाई रोग ये भी खूब पूछा जाता है, कैडमियम के द्वारा होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट की विषाक्तता, यानी नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब बात करते हैं जल की अस्थायी कठोरता की बात करते हैं। यह कैल्शियम और जल में जो अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, ये इसका जो है मेन फैक्टर ये होता है बाइकार्बोनेट। कैल्शियम तो ऐसे यहाँ पे भी है और मैग्नीशियम यहाँ पे भी है। अस्थायी कठोरता का कारण होता है बाइकार्बोनेट। और जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी पूछे तो यह कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट होता है। अस्थायी से सल्फेट, यहाँ भी अस्थायी स्थायी और सल्फेट सल्फोनेट हो गया, यानी अस्थायी जो सल्फोनेट के कारण होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फोनेट के कारण, लेकिन अस्थायी पूछे तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ये ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पित्त का जो है, पित्त जमा कहाँ होता है तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन में। पित्त जमा जो होता है कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक है, ये पित्ताशय में होता है। अब पीनियल ग्रंथि कहाँ में स्थित होता है तो पीनियल ग्रंथि बात करते हैं मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं
पीयूष ग्रंथि के बारे में पूछ लेता है, तो ये कहाँ पे होता है पीयूष ग्रंथि स्थित, ये भी मस्तिष्क में रहता है। और मास्टर ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है, और सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो ये भी पूछे जाते हैं तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है तंत्रिका ऊतक की इकाई। अब बात करते हैं मेडुला, मेडुला के बारे में हम बात करते हैं। तो मेडुला क्या है, तो मेडुला की एक बार अगर हम बात करें, मेडुला अब्लांगेंटा के बारे में बात करें, तो ये खूब पूछे जाते हैं, भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। मेडुला अब्लांगेंटा की हम बात करें तो ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, यानी कि पीछे जो होता है। कभी कभी आपको कोई प्यार से अगर थप्पड़ या भूल चूक से पीछे मार देता है, तो ये आप बोलते हैं कि पीछे में तमाचा एक मार देने के बाद आप जरूर बोलते हो कि पीछे मत मारो भाई, दिमाग मैंने पिछले में दिमाग होता है कि पीछे मारने के बाद ऐसे माथा जो होता है पूरा झन से रह जाता है, यानी कि असली दिमाग तो पीछे ही रहता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है पीछे में, तो भूल से भी किसी को पीछे नहीं मारना चाहिए मस्तिष्क में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, और हृदय की धड़कन को नियंत्रित, ये भी खूब पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन में आपको बहुत सारा रहेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क भी रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखने है कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में करता है, इसी के द्वारा होता है। पाचन और श्वसन उल्टियाँ, यानी कि पाचन श्वसन जो उल्टी होती है, ये सारे के सारे जो फैक्टर किसके कारण होता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा के कारण होता है। अब बात कर रहे थे मस्तिष्क की, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और सेरिबेलम, ये जो मस्तिष्क का ही हिस्सा है, अनुमस्तिष्क और सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का हिस्सा है, शरीर को जो है संतुलन बनाने में काम रखता है। अगर पूछे आपको शरीर के संतुलन बनाए रखने में किसका योगदान होता है या कौन बनाए रखता है, तो अनुमस्तिष्क और जो है सेरिबेलम, सेरिबेलम और अनुमस्तिष्क के द्वारा जो है आप जो चलते हो ना रास्ते में या कहीं भी जाते हो, तो उसका संतुलन जो है शरीर का इसी के द्वारा बनाए बनाए रखता है। बात करते हैं प्रमस्तिष्क की, तो प्रमस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। और सभी मानसिक क्रियाएं, जितने भी मानसिक क्रिया आप करते हो, ये करना है ये नहीं करना है, जो भी सोचते हो करने के लिए आप करने लगते हो, ये सारी क्रिया प्रमस्तिष्क के कारण होता है। अब बात करते हैं स्मरण शक्ति, अनुभव, चेतना, सूंघना, यानी कि आप में जो सोचने का जो दिमाग होता है, स्मरण शक्ति, अनुभव और जो करते हो, और चेतना, सूंघने आदि का जो काम करते हो, ये सारे के सारे जो है प्रमस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्क सेरिबेलम के द्वारा होता है। इसी का जो है सेरिब्रम का बहुत योगदान होता है। सेरेब्रम, सेरिब्रम, ब्रम, ब्रम ऐसे याद रखना, सेरिबेलम तो यहाँ पे है लेकिन ये होगा सेरेब्रम, याद रखना है। कभी कभी ऐसे भी लिख देता है सेरे ब्रम, ऐसे लिख दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे एकदम शुद्ध शुद्ध लिख देता है सेरे ब्रम, ऐसे लिख दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं श्वसन नली की लंबाई क्या होता है। तो श्वसन नली की लंबाई की हम बात 12 सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर जो होता है, तो श्वसन नली की लंबाई होती है। अब बात करते हैं आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है। तो गलगंड जो होता है कि गले में देखते हो, कभी कभी आपको ऐसे सोसाइटी में एक एक ना एक आदमी जरूर देखने के लिए मिलते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो उसमें बात करते हैं थायराइड ग्रंथि, ग्रंथि जो होता है गले में, ये पूरा बड़ा होकर लटकता है। तो किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ने के कारण उसी को घेगा या गलगंड रोग कहते हैं। तो किसके कारण होता है ये भी पूछ लेते हैं। घेघा या गलगंड रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो अब बात कर लेते हैं शरीर में रक्त में कैल्शियम नियंत्रण का कार्य पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। यानी कि शरीर में जो कैल्शियम जो नियंत्रण होता है, कैल्शियम का नियंत्रण, तो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। ये आपको पूछ सकते हैं शरीर में। क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे कि शरीर के रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं कंकाल तंत्र की, तो कंकाल तंत्र का बहुत ही
बड़ा योगदान होता है शरीर में। कंकाल तंत्र के द्वारा ही शरीर में को आकार प्रदान किया जाता है, आकार मिलती है। अब बात करते हैं मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, ये आपको भी पता है। और नवजात जो होता है 270 नहीं, नवजात जो होता है 300 कुल हड्डियां होता है। जो बड़ा होते 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 जो वो जो है मिश्रित होते होते 206 बचते हैं। जो वयस्क हो जाते हैं तो कुल 206 हड्डी ही बचते हैं। अब बात करते हैं नाखून, बाल, जानवर के सींग क्या है, तो ये केरोटीन, इसमें जो क्या पाया जाता है, केरोटीन पाया जाता है। नाखून में, बाल में, जानवर के जो सींग होते हैं, जिसमें कि जैसे कि हम काटने से कोई फर्क, नाखून काटते हैं तो हमको कोई अनुभव भी कुछ नहीं होता है, बाल भी कट जाता है, टूट जाता है, कोई अनुभव नहीं। जानवर के सींग भी अगर काट लेते हो आप तो उसमें भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है, प्रोटीन केरोटीन के कारण होता है। बात करते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, दंत वल्क, यानी कि दंत वल्क, ये जबड़ा जिसको कहते हैं, जिसमें दांत ऐसे करके रहता है, इसमें दांत गुथा हुआ रहता है ऐसे करके। तो ये क्या हुआ है, तो दंत वल्क होता है, जिसमें दांत होता है दंत वल्क, जिसे जबड़ा कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर हिस्सा इसे कहा जाता है। बात करते हैं पेशी में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या होता है, पेशी मायोसिन, ऐसे याद रखना, पेशी में मायोसिन होता है, ये ध्यान रखने। अब दूसरा कृतंक हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, यानी कि दूसरा कृतंक की बात करें तो एक तो कृतंक भी हो जाता है ये दंत वल्क, और दूसरा हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, कौन, दूसरा कृतंक। अब बात करते हैं जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, जानू फलक का दूसरा नाम बात करते हैं जानविक होता है, और इसी को ही पटेला कहते हैं, यानी जानू को जानविक, ऐसे भी याद रखें, जानू जानविक, जानू जानविक, जानू को, यानी कि जानू को जानविक ने पटाया, यानी जानविक पटाया, जानवी को पटाया। जाह्नवी श्रीदेवी का भी वर्तमान में जो है, श्रीदेवी जो एक्ट्रेस थी जो मर गई, मतलब मर गई, इसी का बेटी क्या है, जाह्नवी है। यानी जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, जानविक, जाह्नवी याद रखना है। तो जानू फलक का जानविक, और इसी को पटेला कहते हैं। तो ये ध्यान ऐसे करके आपको याद रखने हैं। बात करते हैं मानव में कुल 656 मांसपेशी, यानी कि मांसपेशी की हम बात करें तो कहीं कहीं 639 भी दिया हुआ रहता है, इससे अधिक अधिक कम नहीं रहता है, इससे ज़्यादा ही तर कभी कभी 650 भी दे दिया जाता है। तो याद रखने 656 भी दिया हुआ था। इस तरह को जो हम बात करते हैं मानव शरीर में जो है 639, ज़्यादातर जो बुक में हमने पढ़े हैं तो 639 ही दिया जा हुआ रहता है, तो पाया जाता है। अब बात करते हैं मनुष्य में कशेरुकी की संख्या कितने होते हैं, 33 होते हैं। मनुष्य में जो है कशेरुक की संख्या 33 होते हैं, तथा वयस्क में 26 होता है। पहले जो मतलब मनुष्य जो मतलब छोटे रहते हैं तो उसमें 33 रहता है, जब वयस्क धीरे धीरे हो जाते हैं तो उसमें सम्मिलित होकर हड्डी कुल 26 ही बचते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब वही उसी में बात करते हैं कशेरुक हड्डियों की। तो कशेरुक हड्डियां जैसे कार्पस हड्डी कहाँ पे पाया जाता है, तो कार्पस कशेरुक की हम बात करते हैं हड्डी की, तो ये कलाई में पाया जाता है, कौसे कार्पस कौसे कलाई, इसे याद रखना है। मेटाकार्पल की हम बात करें तो मेटाकार्पल हथेली की हड्डी में पाया जाता है। हथेली जैसे आप कुछ चीज लेते हो तो उसी में मेटाकार्पल पाया जाता है। टर्सल की बात करें तो किस में पाया जाता है, टर्सल, टर्सल की हम बात करें तो ये पैर के टखना में पाया जाता है, पैर के टखना में टर्सल पाया जाता है। पटेला की बात करते हैं घुटना की हड्डी में, जैसे घुटना जो यहाँ पे ज्वाइंट रहता है इसी करके ये घुटने की हड्डी हो जाता है, ये जो होता है ये तो इसी को क्या कहते हैं, पटेला कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले अंग, यानी कि अंग यानी चेहरा। हम बात करते हैं कि अंग यानी अंग में हड्डी की संख्या होती है तो कितने, तो ये भी खूब इम्पोर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। चेहरा में 14 हड्डी, चौसे चेहरा चौसे 14, ऐसे भी याद रखना है। कान में 6 रहता है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस, यानी कि ये भी खूब पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें स्टार लगा सकते हैं आप कि सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपीस। तो कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। अब बात करते हैं पसलियों की संख्या कितने होते हैं, 24 होते हैं, ये ध्यान रखना। कान में कुल हड्डी 6 होते हैं, चेहरे में 14, पसलियों में 24 हड्डियों की संख्या रहते हैं। हड्डियों के बदले आप अस्थियां भी लिख देता है, ये ध्यान में रखना है, अस्थियां भी लिखा हुआ रहता है। अब बात करते हैं जांग में 2 हड्डी पाया जाता है, जिसमें कि सबसे बड़ी हड्डी शरीर का
जांघ में ही पाया जाता है, जिसे फीमर कहते हैं। फीमर, ये ध्यान रखना है। सिर में कितने हड्डी रहते हैं? 28 हड्डी रहते हैं। तो सिर में कैसे हो गया 28, हम बताते हैं आपको। 114 हो गया, ठीक है। अब कान हो गया 20 हो गया। 8 जो होता है फेशियल में रहता है, यानी कि दिमाग जो है, कपाल जो होता है, कपाल के फेशियल में 8 हड्डी रहते हैं। कितना हो गया? 14, 28। एक हड्डी जो होता है ये क्या होता है? हाइट रहता है, यानी कि छिपा हुआ रहता है। तो सबको मिला के कितना हो गया? 29 हो गया। तो 29 हो गया। गर्दन की बात करें तो एक ही हड्डी गर्दन में पाया जाता है, ये ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अस्थियां यानी कि हड्डियां। तो अस्थि कहें कि या हड्डी कहें, उस वह जो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगर पूछ ले कि आपको मानव शरीर में अस्थियां या हड्डियां किसका बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब बात करते हैं जीवों के वैज्ञानिक नाम की। तो जीवों के वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम का भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में। तो वैज्ञानिक नाम हम बात करते हैं मनुष्य की वैज्ञानिक नाम बात करते हैं होमोसेपियंस कहते हैं, यानी ज्ञानी मानव कहते हैं। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का मतलब होता है। बाघ की बात करें तो पैंथरा। पैंथरा टाइगर होता है बाघ का। टाइगर ऐसे याद रखते हैं, पैंथरा लगा दिया तो टाइगर हो गया। गाय का बोस इंडिकस। बोस इंडिकस हो जाता है गाय का, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्ली का। बिल्ली का फेलिस केटस हो जाता है, केटस, यानी कि फेलिस केटस जो बिल्ली का हो जाता है। बरगद की बात करें तो फाइकस बेंथालिसिस। बेंथालिसिस, यानी कि ऐसे याद रखना, बेंथालिसिस होता है, फाइकस बेंथालिसिस। बात करते हैं मोर का तो पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस जो होता है मोर का। और शेर की बात करें पैंथरा लियो होता है। लियो हो जाता है मोर अति शेर का, ऐसे याद रखना है। अब कुत्ता की बात करें तो कैनिस फेमलिस जो होता है कुत्ता का होता है। कैनिस फेमलिस कुत्ता का। अब बात करते हैं मेढक का तो राना टिग्रिना। टड़टड़ाता है तो इसलिए ट्रिगिना हो गया, ऐसे याद रखते हैं। मेढक टड़टड़ाना टिग्रिना हो जाता है। गेहूं का बात करें तो टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम एस्टिवम जो गेहूं का होता है। मटर की बात करें तो पीजम एस्टिवम। पीजम एस्टिवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। अब बात करते हैं यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। तो यूरिया का संश्लेषण आपको पूछे शरीर के किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है, ये भी ध्यान रखने। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा सकते हैं। अब जितना स्टार लगा सकते हैं उतना कम है। अब बात कर लेते हैं सबसे अधिक समस्थानिक किस में होता है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम में पाया जाता है। कुल कितने? 27 रहते हैं। बात करते हैं यूरिया का सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने बनाया था। यूरिया को सबसे पहले जो प्रयोगशाला में बोहलर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? बोहलर के द्वारा। ये भी खूब पूछा जाता है। अब बात करते हैं कीटों एवं पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिक अम्ल। कीट और क्या होता है, और पक्षी। पक्षी अगर उसका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो यूरिक अम्ल होता है, दोनों का उत्सर्जित पदार्थ, ये ध्यान रखने। बात करते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है पीएच मान, 7.4। अब बात करते हैं पीएच मान की, अगर बात करें तो पीएच मान यहाँ पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो देख सकते हैं जल का पीएच मान 7 होता है, नमक का 7, दूध का पीएच मान 6.4, HCl का पीएच मान 1, आंसू का 7.4, और नींबू का बात करें 2.4, बैटरी का 1, H2SO4 अम्लराज कहते हैं, तो अम्लराज नहीं होता, H2SO4 हम बोलते हैं, अम्लराज तो गलत बोल दिए हम। तो ये हो जाता है 1। लार का बोलते हैं 6 लार का बात करते कितना हो जाता है, लार का 6.5 होता है, ये ध्यान रखते हैं। मूत्र का कितना होता है, 6 होता है, यानी आपको पूछे मूत्र 6, ये ध्यान रख रहे हैं। शराब का कितना होता है, 2.8 शराब का होता है, ये ध्यान रख। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं मुख से निकलने वाली लार जो होता है, अगर पूछे आपको मुख से निकलने वाली लार जो होता है किसका पाचन करता है, तो लार ग्रंथि के द्वारा मुख से निकलने वाले पाचन जो मंड का यानी कि स्टार्च, मंड को ही स्टार कहा जाता है। तो मुख से निकलने वाली लार ग्रंथि की हम बात करें तो ग्रंथि से मंड यानी स्टार्च का पाचन होता है, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन का पाचन एंजाइम नहीं होता है, इंसुलिन का पाचक एंजाइम नहीं होता है, एक प्रकार का हार्मोन, यानी कि
इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये पूछ ले इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक पाचक एंजाइम नहीं है बल्कि यह एक हार्मोन है। ये पूछ लेता है तो इंसुलिन पाच एंजाइम ही दे देता है, हार्मोन भी रहता है, बहुत सारे 4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो इंसुलिन का पूछ लेगा तो आपको क्या होता है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ये ध्यान रखना है। अब पाचन की क्रिया में प्रोटीन क्या होता है, पाचन की क्रिया जब होती है तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है अमीनो अम्ल क्या होता है, अमीनो अम्ल दे देगा आपको और ऑप्शन में रहेगा प्रोटीन और सारे ऑप्शन रहेगा। तो अमीनो अम्ल क्या होता है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल क्या है, तो अमीनो अम्ल एक प्रकार का प्रोटीन है। ये भी खूब पूछा जाता है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं पाचन की क्रिया में अमीनो अम्ल किस में बदल जाता है, प्रोटीन में बदल जाता है, ये ध्यान रखने। अब बात करें प्रोटीन की खोज किसने किया था, बर्जिलियस ने जो है सबसे पहले प्रोटीन का खोज किया गया था, किसके द्वारा, बर्जिलियस के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखने। ये पूछ लेगा तो प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया, तो बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो पूछ लेगा विटामिन बी12 बी कॉम्प्लेक्स का जो है बी12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है तथा यह गुलाबी हो यानी कि गुलाबी रंग का होता है। इसका रंग क्या होता है, इसका रंग जो है गुलाबी होता है, ये भी ध्यान रखने, ये भी खूब पूछा जाता है। अब बात करते हैं उत्सर्जी तंत्र का, तो उत्सर्जी तंत्र की हम बात करें तो क्या होता है, उत्सर्जी तंत्र एक बात कर लेते हैं, मूत्र पीला रंग किसके कारण होता है, उत्सर्जी अंग में जो मूत्र निकलता है उत्सर्जन तो मानव से, तो उसमें क्या होता है यूरोक्रम यूरिया यानी कि यूरोक्रम के कारण जो मूत्र का रंग पीला होता है, ये ध्यान रखने। अब मूत्र में क्या होता है, मूत्र में 95% जो होता है 95% क्या होता है, जल होता है, जल, और 2% क्या होता है, लवण होता है, 2% लवण। अब बाकी कितना हुआ 2.7% हम बात करें तो ये यूरिया पाया जाता है, यानी कि यूरिया पाया जाता है 2.7%, ये सारे चीज पाए जाते हैं, तभी जो है मूत्र का रंग पीला होता है और गंध देने लगते हैं। अब बात करते हैं स्वेदन, स्वेदन जो होता है यानी कि स्वेदन स्वेदन ऐसे करके आपको ध्यान रखने हैं। तो स्वेदन के स्वेदन है शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है, यानी कि शरीर के तापमान को नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी कि स्वेदन के द्वारा क्या किया जाता है, तो शरीर के तापमान का नियंत्रण किया करता है, शरीर के तापमान का। अब बात करते हैं निर्जलीकरण के दौरान जो होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl यहाँ पे दिया गया, इसी का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। निर्जलीकरण के द्वारा क्या होता है, NaCl की हानि होता है, लाभ नहीं होता है, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं मूत्र का असामान्य घटक क्या है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन होता है, मूत्र का सामान्य घटक एल्ब्यूमिन होता है, ये ध्यान रखने। शरीर के जल में मात्रा का संतुलन वृक्क द्वारा होता है, शरीर में जल के मात्रा का संतुलन जो होता है वृक्क के द्वारा किया जाता है, शरीर में जो वृक्क रहता है उसके द्वारा होता है। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, अग्न्याशय है, शरीर की मिश्री ग्रंथि और सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि होता है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, पहला लीवर होता है, लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय होती है और मिश्रित ग्रंथि भी अग्न्याशय है, ये ध्यान में रखने हैं आपको। अब बात करते हैं किडनी की इकाई क्या है, तो किडनी की क्या है, नेफ्रॉन जो है किडनी की इकाई है। अब वही बात करें तो यकृत, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये हम पहले बता दिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब वही पूछे शरीर से सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो कौन सा है, सबसे बड़ा अंग शरीर का त्वचा है, ये ध्यान रखने हैं। तो यह क्या है, त्वचा। अब बात करते हैं वृक्क में पाया जाने वाला पथरी क्या होता है, वृक्क में जो पाया जाने वाला पथरी बनता है किसके से बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है इसके कारण जो है पथरी बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, ये खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब बात करते हैं आंख में आंसू, लैक्रिमल ग्रंथि, यानी कि आंख में आंसू किसके कारण होता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि जो होता है इसी के कारण आंख में आंसू होते हैं। और बात करते हैं मीबोइन ग्रंथि की, तो क्या होता है मीबोइन ग्रंथि, तो ये मीबोइन ग्रंथि जो होता है ये क्या होता है, पलक में, आंख के नीचे जो ऊपर में पलक होते हैं ऐसे करके आंख में पलक जो होते हैं नीचे ऊपर, तो इसी पलक के नीचे ऊपर जो क्या होता है मीबोइन नामक ग्रंथि पाया जाता है,
ये पलक में नीचे ऊपर, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आँख में आंसू हो गया, ये तो हो गया। अब बात करें सबसे अधिक विषैला पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है, यानी कि उत्सर्जित पदार्थ क्या है, अमोनिया, और सबसे विषैला भी होता है। अब वही बात करते हैं गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं के मूत्र में क्रिएटिन पाया जाता है, यानी कि गर्भवती के यानी स्तनपान कराने वाली या गर्भवती महिला होते हैं तो उसके मूत्र में क्या पाया जाता है, क्रिएटिन पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भ्रूण को पोषण किसके द्वारा होता है, यानी कि भ्रूण को पोषण जो मिलता है, यानी कि गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं, बच्चे मान के चलिए, तो इसको जो पोषण जो है किसके का द्वारा मिलता है, तो प्लेसेंटा, जिसे गर्भनाल भी कहा जाता है, गर्भनाल, ये भी दिया जाता है आपको ऑप्शन में, गर्भनाल भी दे देगा, ये नहीं रहेगा तो ये प्लेसेंटा रहेगा। तो प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा जो ये भ्रूण को भोजन यानी कि पोषण पाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ दिवस की, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बीवीआई जो कह सकते हैं तो दिवस है। ये सारे दिवस जो है एग्जाम में आने वाले दिवस है। बात करते हैं पर्यावरण दिवस से संबंधित, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की बात करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करें विश्व वानिकी दिवस की बात करें 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च पर्यावरण यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया, 22 जैव विविधता दिवस है तो 22 मई को मनाया जाता है। और जल दिवस की हम बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व भोजन दिवस की बात करें 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें 11 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव की बात करें तो यह कब मनाया जाता है, जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। जनवरी यानी कि वन महोत्सव जो है जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में जो है मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन के पर्यावरण और प्रमुख अधिनियम की बात करें तो ये सारे जो अधिनियम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना है। तो बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण दिवस की, तो 1986 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण 86, संरक्षण 86, ऐसे आप उच्चारण करोगे भी तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं जैव विविधता दिवस अधिनियम की बात करें तो 2002 में हुआ था, बना था। जल अधिनियम की बात करें तो यह कब बना था, 1974 में बना था। और वायु अधिनियम की बात करें तो 1981 में बना था, वायु 81। वन संरक्षण अधिनियम की बात 1972 में, और वन अधिनियम की बात 1980 में बना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं प्लीहा में आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि ये पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा को जो है लाल रक्त कण का कब्रिस्तान यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बात करते हैं कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब कोशिका के बारे में हम बात करें तो और सारे इफेक्ट क्या है, कोशिका का अध्ययन की हम बात करें तो साइटोलॉजी कहलाता है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसका खोज हुआ है मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया, यानी कोशिका की खोज की हम बात करें तो या मृत कोशिका की हम बात करें तो रॉबर्ट हुक 1665 में इसका खोज किया था। और जीवित कोशिका की हम बात करें तो इसका खोज ल्यूवियन हॉक के द्वारा किया था। अगर कोशिका की खोज पूछ कहे या मृत कोशिका की खोज के तो रॉबर्ट हुक के द्वारा हो जाएगा। अब बात करते हैं कोशिका की सबसे छोटी अंग की बात करें तो राइबोसोम है सबसे छोटी अंग। अब कोशिका की सबसे बड़ी अंग की हम बात करें तो प्लास्टिड है, प्लास्टिड जो कोशिका की सबसे बड़ी अंग है। और कोशिका जो है
कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली की हम बात करें तो लाइसोसोम को कहा जाता है। यानी कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर नंबर 1 नंबर दिला सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोल और अल्कोहल के लिए मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। अगर आपको पूछे पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहा जाता है तो गैसोहॉल कहा जाता है। क्या गैसोहॉल? अब बात करते हैं अब और सारे मिश्रण की। तो बात करते हैं बायोडीजल में क्या होता है। बायोडीजल को होता है रतन जोत से प्राप्त किया जाता है। ये खूब पूछे जाते हैं, भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसका दूसरा नाम जेट्रोफा भी है। तो बायोडीजल जो प्राप्त होता है ये भी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? रतन ज्योत यानी कि जेट्रोफा से। ये भी पूछ सकता है जेट्रोफा या रतन ज्योत, ये दो में से कोई एक नाम ही मिलेगा। दोनों नाम तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों एक है। तो ये इसको जो है किससे प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल से प्राप्त होता है। या बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? रतन ज्योत या जेट्रोफा से प्राप्त होता है। ये पूछ सकता है। प्राकृतिक ईंधन प्राप्त होता है किससे? पेट्रोलियम से। तब द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को ही कहा जाता है। रसोई गैस बना होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का बना होता है, यानी कि बाप याद रखना है इसे। बाप बस हो जाता है ब्यूटेन, प से प्रोपेन, ये याद रखना है। रसोई गैस जो होता है रसोई गैस का बाप है। रसोई गैस क्या है? बाप है। तो याद रखना ब्यूटेन और प्रोटेन, ऐसे करके आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं गैसोलीन का पहचान कैसे किया जाता है? ऑक्टेन नंबर से किया जाता है। तो अब ये भी बात आ जाते हैं तो अब ऑक्टेन नंबर की, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो कैसे याद रखें? गैसोलीन की पहचान ऑक्टेन नंबर से, डीजल की पहचान C10 नंबर, C और 10 यानी कि C10 नंबर से प्राप्त होता है। अब व्यापारिक वैसलीन प्राप्त होता है किससे? पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। तब ये बात आती है क्वेश्चन पूछने वाला जो है CDPO, ये ट्रिक आपको याद रखना है। ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, ये ट्रिक होता है। तो अब किसका ट्रिक होता है? तो ये होता है किसका? डीजल का जो होता है, डी से हो गया डीजल, सी से होगा C10। डीजल का जो है पहचान हम C10 नंबर से किया जाता है। ये दोनों हो गया। अब बात करते हैं पेट्रोल का, तो पेट्रोल का ऑक्टेन से, P से पेट्रोल, O से ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल का पहचान किया जाता है और डीजल से C10 का पहचान किया जाता है। C10 से डीजल का यानी कि पहचान किया जाता है। ये आपको ट्रिक याद रखने। CDPO बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस की अगर हम बात करें तो आग जलाने में सहायक होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये भी पूछे जाते हैं। आग जो है जलने में सहायक होता है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग लगेगा ही नहीं, क्योंकि आग जलेगा ही नहीं। क्योंकि ये जब भी आग लगते हैं तो ऑक्सीजन की सहायता से ही लगते हैं। तो ये पूछ ले जाते हैं आग जलने में सहायक होते हैं तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा ही नहीं। आग बुझाने में क्या होता है? तो आग बुझाने में CO2 का कार्य यानी CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने में। अब गोबर, अगर आग पे काबू पाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। अगर आग तो लग जाएगी, ऑक्सीजन रहेगा, अगर नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में नहीं रहेगा तो आग पे काबू पाना मुश्किल है। तो आप जो है आग पे काबू नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप नाइट्रोजन जब नहीं रहेगा तो और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वायुमंडल में तो आग लगेगा ही नहीं। और नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ये आग पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों का दोनों जो है महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करें CO2 की, जब आग लग ही जाएगा तो इसे बुझाएंगे कैसे? CO2 के द्वारा आग को बुझाया जाता है या काबू पाया जाता है, ऐसे भी आपको पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं गोबर गैस की का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन हो जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाता है। और लाइटर का, यानी कि लाइटर जो आप बारते हो तो उसमें जलाते हो तो लाइटर, उसमें क्या होता है? उसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। लाइटर का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर गैस क्या है? तो जीनॉन। जीनॉन को क्या कहा जाता है? जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अब बात करें कुकिंग गैस की, क्रैकिंग गैस की हम बात करें तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के से जो है क्रैकिंग गैस को प्राप्ति होता है, यानी क्रैकिंग गैस बनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रकाशिक सजावट की, हम बात करते हैं नियॉन। नियॉन की बात करते तो प्रकाशिक यानी प्रकाश के लिए जो है
जो सजावट किया जाता है, जैसे शादी ब्याह यादगार में जो जितने भी टेंट उंट के लगाए जाते हैं टेंट उंट के द्वारा, तो उसमें नियोन का ही प्रयोग किया जाता है। प्रकाश से सजावट के लिए नियोन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं धान खेत और दलदली भूमि कुआं। धान खेत हुआ, दलदली हुआ, कुआं हुआ, यानी कि भूमि हुआ, दलदली भूमि हुआ, खेत हुआ, कुआं हुआ। आज जहाँ कभी पड़ा हुआ है, जैसे कोई फैक्ट्री हुआ या रूम वूम लगा हुआ है, तो वहाँ मीथेन गैस का प्राप्ति होता है, यानी कि मीथेन गैस वहाँ निकलते हैं। ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, कोयला खान में विस्फोट होता है किसके कारण? तो कोयला खान में अगर यदि विस्फोट भी आप होता है तो मीथेन गैस यानी कि इसी के कारण होता है। अंडे जैसी गंध कौन देता है? H2SO पर, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है सड़े हुए अंडे की तरह गैस देता है। ये सड़ा हुआ अंडा की तरह गैस देता है। कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड। वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है? हीलियम भरा हुआ रहता है। क्या? हीलियम। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थों में संरक्षण के लिए किसका मतलब कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, यानी कि खाद्य पदार्थों में संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल ऐसे याद रखना, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं केला। केला में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? टार्टरिक टार्टेरिक टार्टरिक अम्ल पाया जाता है केला में। ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ये खूब पूछा जाता है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो ये हुआ तंत्रिका तंत्र, यहाँ दिया हुआ है। तो बात करते हैं जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। अगर तंत्रिका ऊतक एक बार अगर मतलब जन्म हो जाता है, तो जन्म होने के बाद तंत्रिका ऊतक में जो है विभाजन होता ही नहीं है, यूं का यूं रह जाता है। एक बार अगर इस तंत्रिका ऊतक का निर्माण हो जाता है तब। अब बात करते हैं इसकी इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होता है। अब वही बात करते हैं ईईजी, यानी कि डबल ईईजी पूछे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राफ, यानी कि मस्तिष्क टेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? ईईजी। डबल ई रहे तो मस्तिष्क हो जाता है, अगर ईसीजी रहे तो इसके द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इसके द्वारा जो है हृदय का जो है टेस्ट किया जाता है। किसके? हृदय का। ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं जैविक मृत्यु का अर्थ क्या? जैविक मृत्यु का अर्थ मस्तिष्क के ऊतकों के मृत्यु से है। यानी कि अगर आपको पूछे जैविक मृत्यु का अर्थ क्या होता है, यानी कि जैविक मृत्यु क्या होता है, तो मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु को ही जैविक मृत्यु कहते हैं। अब बात करते हैं वाणिज्य नाइट्रिक, यानी कि वाणिज्य नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसमें रंगीन अपद्रव होता है। रंगीन अपद्रव, वाणिज्य नाइट्रिक अम्ल जो है रंग यानी कि रंगदार होता है, रंग भरा हुआ रहता है। तो उसमें किसके कारण रंग भरा होता है? क्योंकि इसमें जो है रंगीन अपद्रव्य होता है, जिसके कारण जो है ये रंगदार दिखते हैं। बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की हम बात करें, ये होता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। ये आपको ध्यान होता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अब बात करते हैं पेसमेकर की हम बात करें तो ये हृदय की गति से संबंधित है पेसमेकर। अब पेसमेकर जो है लगाते हैं किसके द्वारा? हृदय गति को समझने, यानी कि उसे उसका हृदय की गति को सुनने के लिए या उसके उसी से संबंधित है। बात करते सीटी स्कैन की तो इसका कंपाउंड टोमोग्राफी, कंपोनेंट यानी कंपाउंड टोमोग्राफी टेस्ट होता है। सीटी स्कैन जो संपूर्ण शरीर का टेस्ट होता है, यानी संपूर्ण शरीर के टेस्ट के लिए क्या किया जाता है? सीटी स्कैन, कंपाउंड टोमोग्राफी टेस्ट कहा जाता है इसे। अब बात करते हैं बर्नौंद व्यक्ति। बर्नौंद व्यक्ति को जो है, जिसको बर्नौंद व्यक्ति है, बर्नौंदता रोग हो गया, जिसे आनुवंशिक रोग भी इसे कहा जाता है। ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। यह रोग में जो है व्यक्ति को लाल हरे रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो है
पूछे जाते हैं कि किस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल हरे रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं? वंध्यता रोग से ग्रसित व्यक्ति। अब बात करते हैं रॉड, क्या है रॉड, कोमा कौन, कौन कोमा छड़, ये सारी की सारी क्या है? तो आंख में पाया जाता है। ये सारी की सारी किस में पाया जाता है? कान में। तो आंख का एक अंग है, उसी में पाया जाता है। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का। तो निकट दृष्टि दोष की हम बात करें तो इसके कारण जो है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके? अवतल लेंस का, जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। तथा दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल में अभिसारी लेंस कहते हैं, ये ध्यान रखें। इसका प्रयोग करके इसका निवारण किया जाता है। अब बात करते हैं और क्वेश्चन की, जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या होता है? ठोस में द्रव का मिश्रण क्या होता है? जैसे ठोस में अगर द्रव का मिश्रण होता है, कौन होता है? जेली, पनीर और मक्खन। इसमें ठोस का जो है द्रव का मिश्रण है कि जैसे कि मक्खन पनीर हो गया, तो पनीर एक द्रव है, ठीक है। ऐसे क्या ठोस बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि दूध जो है द्रव है, इसको मक्खन बनाने के लिए हमें दूध को फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद क्या होता है, उसे जो है गाड़ के कोई कपड़ा में रख देते हैं। तो कठोर, जैसे पानी सब निकल गया तो कठोर हो गया, तो द्रव में ठोस, यानी कि ठोस में द्रव का मिश्रण हो गया। मक्खन भी वही है। दूध को दूध को अगर दही थोड़ा सा डाल दो तो उबाल के तो ठोस बन जाता है, नहीं जम जाता है वो ठोस की तरह, तो एक तरह से द्रव है। उसी तरह हम बात करते हैं गैस में द्रव का मिश्रण। तो गैस में द्रव का मिश्रण, जैसे अभी वर्तमान समय में ठंडी का मौसम है तो कोहरा बनता है। तो कोहरा में क्या होता है? तो कोहरा में पानी का अंश होता है। कोहरा में पानी का अंश होता है और को ठोस भी है, तो दोनों काम हो गया। तो कोहरा और बादल, बादल में भी तो ठीक है, गैस है, एक तरह से तैरता है, गैस हो गया। और जब वो भारी होकर गिरने लगा तो वो द्रव बन गया। तो ये इस तरह आपको याद रखना है। गैस द्रव का मिश्रण होता है, गैस प्लस द्रव बराबर, गैस और द्रव का मिश्रण क्या होता है? कोहरा और बादल। और गैस और ठोस में मिश्रण होता है धुआं। गैस जैसे कि कपूर हो गया, कपूर ले लिए और वो ठोस है, अगर उसको हम जला दिए तो धुआं बन के उड़ गया, तो क्या होता है? उड़ जाता है। अब बात करें द्रव और द्रव का मिश्रण क्या होता है? द्रव और द्रव का मिश्रण जो होता है, दूध होता है, फेस क्रीम। दूध और फ्रेश क्रीम जो है द्रव का मिश्रण है। ये इतने सारे जितने भी हम मिश्रण बताए, इनमें से आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं वहीं धातु और अयस्क, यानी कि एल्युमिनियम धातु की अयस्क की हम बात करें तो कितना होता है? कौन कौन होता है? बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है और कोरंडम होता है। कोरंडम और क्रायोलाइट और बॉक्साइट जो होता है, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अब लोहा की हम बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट जो होता है, तीनों की तीनों लोहा का अयस्क है। अब पारा की हम बात करें तो सिनेबार और हंगुम, सिनेबार और हंगुम से पारा का निष्कर्षण किया जाता है, ये अयस्क है। यानी कि सिनेबार और पारा हंगुम से, जो हंगुम से पारा की प्राप्ति होता है। वही बात करते हैं गैलेनो, तो सीसा से प्राप्त किया जाता है, यानी कि सीसा अयस्क है किसका? गैलेनो का, इसी से प्राप्त होता है। जितने भी अयस्क है, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त है, कैरोलाइट से भी एल्युमिनियम प्राप्त होता है, कोरंडम से भी एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है निष्कर्षण करके। उसी तरह हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट से का निष्कर्षण करके लोहा बनाया जाता है। उसी तरह पारा, हंगुम, सिनेबार से पारा पाया जाता है, इन दोनों से। इस तरह आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसे क्या है? परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो क्या हो गया? परिसंचरण तंत्र में रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। हृदय कभी विश्राम नहीं करता है, सही बात है, हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। जिस दिन इसने विश्राम कर लिया, उस दिन आप खुद सदा के लिए विश्राम करने चल जाओगे ऊपर की ओर। तो बात करते हैं हृदय एकमात्र शरीर का ऐसा अंग है, आप सो जाते हो तो हृदय कभी नहीं सोता, ये विश्राम नहीं करता है। अगर ये विश्राम कर लिया तो भाई साहब समझ लो कि ये सदा के लिए आप विश्राम करते रह जाना है। अब बात करते हैं उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए रिस्परीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? रिस्परीन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। किसका? उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। अब बात करते हैं कि फेफड़े, जिसे उच्च रक्तचाप किसे कहा जाता है? हाई ब्लड प्रेशर जो हुआ उसी को उच्च रक्तचाप कहते हैं, समझ लिए।
अब बात करते हैं फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने के लिए। फेफड़े से अगर यदि ये रहा फेफड़े, ठीक है, अब फेफड़े से हृदय की ओर जो ले जाएंगे रक्त को, किसके द्वारा लिया जाता है, तो रुधिर को अगर ले जाते हैं किस वाहिका के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। फेफड़े से अगर फेफड़े से हृदय की ओर ले जाते हैं तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा, और पूरा शरीर से जो है, यानी कि फेफड़े से जो पूरा शरीर की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, शिरा, यानी कि ये ध्यान रखने हैं। फेफड़े से अगर हृदय की ओर ले जाएंगे रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। रुधिर का स्कंदन फाइब्रिनोजन यानी कि फाइब्रोनिजन प्रोटीन के द्वारा होता है। किसका, रुधिर का स्कंदन फाइब्रोनिजन, यह है फाइब्रोनिजन नामक प्रोटीन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं स्टेथोस्कोप से परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। कि स्टेथोस्कोप जो हम बात करें तो ये जो है हृदय की गति या धड़कन की गति को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। बात करते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परावर्तक सिद्धांत पे काम करता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन क्या है, तो रक्त में जो है ऑक्सीजन किसके द्वारा लिया जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा लिया जाता है। हीमोग्लोबिन का रंग किसके कारण होता है, हीम नामक रंजक पाया जाता है। हीम नामक जो है रंजक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। और रक्त में जो इसी के द्वारा जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। यदि ग्लोबिन का रंग जो है बैगनी होता है, यानी हीम नामक रंजन पाया जाता है, इसका रंग क्या होता है, तो बैगनी होता है। ये ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी होता है। रक्त नहीं जमता है किसके कारण, हिपेरिन, अगर आपके शरीर में हिपेरिन बन गया तो ये यानी कि जमेगा नहीं, किसके कारण, हिपेरिन के कारण। अब पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कब किसने किया था, C.N. बर्नार्ड ने किया था। C.N. बर्नार्ड के द्वारा पहला सफल किया गया था हृदय का। अब बात करते हैं ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय टेस्ट के लिए किया जाता है। अब ECG इंसोफेलोग्राफ की मस्तिष्क टेस्ट के लिए किया जाता है। रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति की, यानी कि रक्त में जो है अपर्याप्त आपूर्ति होगा तो इसकी कमी कहलाता है। अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है, यानी कि रक्त में कमी के कारण जो है इस्कीमिया होता है। अब पेसमेकर हृदय से संबंधित है। अब पूछ लेगा क्वेश्चन ये भी, पेसमेकर संबंधित है किससे, तो हृदय से। बात करते हैं रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया गया था। अब बात कर लेते हैं रुधिर यानी खून का pH मान, पहले भी बता चुके हैं 7.4 होता है। रक्तचाप बढ़ने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग, यानी कि रक्तचाप बढ़ गया तो क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन उसी को कहते हैं। अब बात करते हैं रक्त की, तो रक्त की हम बात करें तो इसमें रक्त में 90% भाग क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। अब रक्त क्या होता है, सर्वग्राही रक्त की हम बात होती है, ये भी जो है सर्वग्राही रक्त है। और सर्वदाता की बात करें तो यानी कि सर्वग्राही का मतलब क्या होता है, किसी से या रक्त ले सकता है। और सर्वदाता की मतलब बात हुआ वो तो या किसी को भी दे सकता है। अब बात करें लुकेमिया क्या है, एक कैंसर रोग है। लुकेमिया का कारण है रक्त कैंसर क्या होता है, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं, लुकेमिया रोग कहते हैं। अब बात करें रक्त का pH मान 7.4 होता है। अब आरबीसी रक्त, उसमें रक्त कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होता है आरबीसी और एक होता है WBC, यानी कि लाल रक्त कण और एक श्वेत रक्त कण। तो उसमें श्वेत रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है, यानी 20 से 120 दिन होता है। अब ये बात करते आकार गोलाकार होता है। और ये बात करते हैं लाल रंग का, लाल किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण जो है यह लाल रक्त कण का रंग लाल होता है। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कण का जीवन काल, तो WBC का जीवन काल की बात करते हैं 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन। अब ये जो है शरीर का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसी का काम है शरीर में रोग विरोधी क्षमता को बनाए रखना। ये जब तक जिंदा रहेंगे तो शरीर में कोई रोग प्रवेश नहीं कर पाता। इसी के कारण जो है शरीर में जो है रोग प्रवेश नहीं कर पाता है। इसका कहना है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तुमको तो आने नहीं देंगे बेटा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, और जब हम मर जाएंगे तब तुम अपना मनमानी करते रहना शरीर में जाके। तो यही बात है इसका कहना, यही कहते हैं, इसीलिए इसको शरीर का पुलिसमैन भी कहा जाता है WBC को। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की अधिकता।
बंधुता यानी कि बंधुता कार्बोमोनो ऑक्साइड में होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होता है किसमें पाया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड में पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। अब बात करते हैं रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के का आवश्यक है। रक्त के स्कंदन के लिए आपको विटामिन के शरीर में बहुत ही आवश्यक होता है। अब बात कर लेते हैं माता पिता यानी कि रक्त के बारे में। तो रक्त के बारे में हम समझ लेते हैं। तो चलिए रक्त के बारे में समझते हैं ध्यान से। तो अगर इसमें दिया गया है अधिमाता और प्लस पिता। माता और पिता का अगर जी बात कर लेते हैं, माता और पिता, माता पिता का रक्त समूह की हम बात करें, अगर माता की रक्त समूह ओ और पिता का रक्त समूह ओ हो तो बच्चों में संभावित होगी रक्त समूह। बच्चों का रक्त समूह जो है संभावना है क्या हो सकता है, तो ओ हो सकता है। अगर माता का ओ है पिता का ए है रक्त ग्रुप, तो बच्चे में या तो ओ होगा या तो ए होगा। अगर माता का ओ है पिता का बी है तो बच्चे में ओ होगा या तो बी होगा रक्त समूह रक्त ग्रुप। अब बात करते हैं माता में ओ है पिता में ए बी है तो बच्चे में ए होगा या तो बी होगा। अब माता का भी ए है पिता का भी ए है तो बच्चे का ए होगा या तो ओ होगा। अब अगर माता का ए है पिता का बी है तो समझ सकते हैं ए होगा, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है ए बी भी हो सकता है। अब ए बी माता का भी ए बी हो और पिता का भी ए बी हो तो बच्चे में क्या होगा संभावित रक्त समूह ग्रुप हो सकता है ए भी होगा बी भी हो सकता है या ए बी भी हो सकता है। ये सारे के सारे संभावना जो है इफेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि की हम बात करें तो यह स्त्री हार्मोन है, यानी कि अंतःस्रावी की हम बात करते हैं स्त्री हार्मोन कौन कौन सी है। अंतःस्रावी में हम बात करते हैं ये भी पूछे जाते हैं ऑप्शन में, अगर आपको दे दिया जाए कि इनमें से स्त्री हार्मोन कौन सा है तो स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन, स्त्री हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। ये जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है स्त्री हार्मोन है। पुरुष हार्मोन की बात करते क्या है टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है, ये ध्यान रखने। ये है मेल हार्मोन और एस्ट्रोजन हुआ एक होता है प्रोजेस्टेरोन। पोजिस्ट्रॉन जो होता है ये दोनों जो होता है फीमेल हार्मोन होता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं रक्तदाब। रक्तदाब को नियंत्रित किया करता है किसके द्वारा, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा, यानी कि अधिवृक्क भी कहते हैं उसको। तो एड्रीनल का दूसरा नाम क्या है अधिवृक्क है, इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है किसको रक्तदाब को। घेघारों किसके कारण होता है एड्रीन के कारण होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो वृद्धि हार्मोन का स्त्राव यहीं से होता है पीयूष ग्रंथि के बारे में बोल दिए। सबसे छोटी ग्रंथि भी है और मास्टर ग्रंथि भी है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, ये ध्यान रखने। इसी के द्वारा वृद्धि हार्मोन का निष्कासन होता है। अब बात करते हैं शरीर का तापमान को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, शरीर के ताप को नियंत्रित हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अगर एक्स यानी कि पुरुष का एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स, अगर पुरुष में जो है पुरुष में कोई भी पुरुष हो तो उसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, महिला कोई भी हो तो उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और बच्चे का जो है डिपेंड होता है, यानी कि बच्चे अगर यदि लड़का होगा तो गुणसूत्र डिपेंड किस पे करता है पिता पर। तो इसका जो है इसका एक एक्स गुणसूत्र पिता का जाएगा वाई और माता का एक्स, ये दोनों मिलकर एक्स वाई बनेगा तो हो जाएगा, यानी कि बच्चे जो है लड़का पैदा होने की संभावना होता है। तो एक्स वाई जो गुणसूत्र होगा तो बच्चे लड़का होगा। अगर यही गुणसूत्र अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्स एक होगा, पिता का भी एक्स है और माता का भी एक्स है, दोनों ग्रुप एक यानी कि दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स हो गया, समझ ले कि बच्चा जो पैदा होने वाला है तो ये लड़की होगा। अब बात कर लेते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का घटक की हम बात करें तो इंसुलिन का घटक है जिंक। जिंक जो है इंसुलिन का घटक है कि जेड है जिसको जिंक कहते हैं। अब बात करते हैं स्त्री का नसबंदी। स्त्री का नसबंदी क्या कहलाता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी
ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी कहलाता है स्त्री का नसबंदी, या पुरुष का नसबंदी क्या करता है, बेसेक्टोमी। बेशक ऐसे कह सकते हो कि बेशक आप नसबंदी करा लो, बेशक आप नसबंदी करा लो, तो क्या हो गया, पुरुष का नसबंदी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नीला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है, कॉपर सल्फेट को, यानी कि CuSO4 5H2O को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, यानी कॉपर सल्फेट को। अब वही बात करते हैं नौशादर की। तो नौशादर की हम बात करते हैं, इसकी क्या कहा जाता है, इसे अमोनिया कहा जाता है। नौशादर को अमोनिया क्लोराइड NH4Cl कहा जाता है। और लाफिंग गैस किसके कहता है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम को ही कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इसका सूत्र होता है कितना, CuSO4 2H2O, यानी कि जिप्सम दो होता है, जिप्सम में दो, भारी जल में ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसे कहते हैं, भारी जल को D2O होता है। इसका जो 20 होता है भार, परमाणु भार। अब बात करते हैं धोबन सोडा की, बात करते सोडियम कार्बोनेट को, जिसे Na2CO3 10H2O, यानी कि धोबी को 10 जल की आवश्यकता होती है। 10 से धोबन, 10 से 10, ऐसे याद रख सकते हो आप, यानी कि धोबन सोडा जो है धोबी को 10 जल की आवश्यकता होती है, तो Na2CO3 10H2O हो जाता है। अब बात करते हैं चौक। चौक की बात करते कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ, यानी कि CO2 को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब बात करते हैं हरा कशिश की, तो फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं। FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O को हरा कशिश यानी फेरस सल्फेट कहते हैं। अब लाल सिंदूर किसको कहा जाता है, लेड पराऑक्साइड को, लेड पराऑक्साइड यानी कि Pb3O4 को लाल ऑक्साइड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग। अब जीवाणु के द्वारा ये सारे जो है जीवाणु द्वारा होने वाला, ये सारी कवक के द्वारा होने वाला रोग है, ये विषाणु के द्वारा होने वाले रोग है। अब बात कर लेते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, टेटनस, कोड, गोनोरिया। ये सारे के सारे जो है जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा। अब वही बात करते हैं कवक से द्वारा, तो दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, गंजा, यानी कि इसका ट्रिक की हम बात करते हैं, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या होता है इसका, गंजा दामाद खाए फ्रूट या फ्रूट भी हम देख सकते हैं। तो इसका ट्रिक हो जाता है कवक से, तो कवक का गंजा दामाद खाए फूट, कवक से होने वाला ये रोग हो गया। बचा बाकी जो विषाणु से क्या होता है, तो विषाणु से होने वाला ट्रेकोमा, रेबीज, पोलियो, मेनिंजाइटिस, चेचक, एड्स और इन्फ्लुएंजा, ये सारे विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका ट्रिक जीवाणु का क्या हो जाता है, तो टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, ये याद रखना, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, ये याद रखना। यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, और विषाणु से हम बात करते होने वाला रोग का ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पोएचे, बस ऐसे याद रखना। ये सारे ट्रिक हो जाता है, आपको याद ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे भी ट्रिक अगर चाहे इसका याद रख लीजिए, कवक का तो ये रखना जरूरी है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, और ट्रेकोमा की बात हो तो टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। एक ये आपको याद रख लो, ये इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दो आप याद रख लेते हो तो ये ध्यान से ऐसे भी आ जाएंगे ध्यान में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रजनन तंत्र की हम बात करें, तो प्रजनन तंत्र की हम बात करें तो ये हो जाता है क्या, प्रजनन तंत्र की हम बात करते हैं निषेचित अंडा को युग्मनज अर्थात जायगोट कहते हैं। अगर निषेचित करके जो निषेचित अंडा जो होता है तो उसे क्या कहते हैं, ये खूब पूछा जाता है, निषेचित अंडे
को क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट, अर्थात जाइगोट कहते हैं। मनुष्य के वीर्य में फ्रुक्टोज शर्करा प्रोस्टेग्लैंडिस क्या हुआ? प्रोस्टेग्लैंडिस तथा सीमेनोजेलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? मनुष्य के वीर्य में आप समझ सकते हो। तो वीर्य क्या या किसे कहते हैं वीर्य? आप सभी समझदार हो, अपने ही समझ जाओगे। अब बात करते हैं महिलाओं में मासिक चक्र का नियम पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, यानी कि मासिक चक्र का जो नियम होता है पीयूष ग्रंथि की होता है। महिलाएं में समानतः महिला में 12 से 15 वर्ष की अवस्था से जो है पहला मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखने। तो महिला में 12 से 15 वर्ष के बीच में जो इसका मासिक धर्म जो है स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोजन क्या होता है। एस्ट्रोजन जो होता है एक नर हार्मोन है, यानी कि पुरुष हार्मोन है। वहीं बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, उनके ऐसे भी बता चुके हैं पहले। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये दोनों को दोनों होता है फीमेल हार्मोन होता है, यानी कि मादा हार्मोन, यानी कि मादा में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आनुवंशिक की मूल इकाई क्या है। तो आनुवंशिक की मूल इकाई की हम बात करते हैं जीन होता है। क्या? जीन जो होता है आनुवंशिक की मूल इकाई होता है। अब बात करते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तो ये लखनऊ में स्थित है। अब बात करते हैं अनुसंधान संस्थान और संस्थापक की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करते हैं हैदराबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी यानी गोवा में। केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर, इसी को नीरी कहते हैं। नीरी भी क्या है? नीरी NIRI नीरी नागपुर में है। औषधि विश्व विज्ञान संस्थान की बात है लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान तो नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का जो तापमान जो होता है तो डिग्री सेल्सियस हम बात करें तो 37 डिग्री होता है। कभी कभी 36.9 डिग्री सी भी दिया जाता है, ये भी ध्यान रखने। 36.9 डिग्री सी दिया जाता है। अब बात करते हैं वही केल्विन में, तो मानव शरीर का तापमान केल्विन में 310 केल्विन दिया जाता है। अब फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी ध्यान रखना। मानव शरीर का तीनों तापमान है। अब बात करते हैं कि जल का हिमांक की बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और केल्विन में 273 डिग्री क्या होता है? जल का हिमांक होता है। अब बात करते हैं जल का क्वथनांक की, तो क्वथनांक 100 होता है, यानी कि क्वथनांक जो है हिमांक से हमेशा ज़्यादा होता है। देख सकते हो क्वथनांक ये 0 है हिमांक, तो इसका क्वथनांक 100 हो गया। फ़ारेनहाइट 32 है तो 212 हो गया। यहाँ पे 273 है तो 373 हो गया। अब शरीर के तापमान की बात करते हैं 37 डिग्री है, 98.6 है, 310 है, तीनों बात कर लिए। अब कमरे के तापमान बात करें 27 डिग्री सेल्सियस में है। अब फ़ारेनहाइट में 80.6 है और केल्विन में 300 है पूरा, ये ध्यान रख रहे हैं। अब ये ट्रिक हो जाता है, निकालने का सूत्र है। या आप अगर सेंटीग्रेड में कहे या फ़ारेनहाइट में कहे तो इसके सूत्र लगा के आप बदल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में हम बात करें तो कोशिका का हम बात करते हैं। कोशिका यानी सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज की हम बात करें तो यह 1955 में डी डुबे के द्वारा डुबे के द्वारा किया गया था 1955 में, यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं आत्मत्याग थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का आत्मत्याग थैली लाइसोसोम को। यह सेल के टूटे फूटे भाग को पचाकर कोशिका द्रव में को साफ कर देता है, बिल्कुल सही है। इसका कम है तो कोशिका का। बात करिए विषाणु जीवाणु अन्य सूक्ष्मजीवों से कोशिका का को बचाता है, यानी कि यह जो है कौन होता है? जिस जीवाणु विषाणु आदि सब जिसको बचाता है कोशिका, यानी कि सेल जो होता है। अब वही बात कर लेते हैं अंतर प्रद्रव जालिका। अंतर प्रद्रव्य जालिका जो होता है, प्रद्रव्य जालिका क्या होता है?
तो ये देख सकते हैं अंतःपद जालिका की खोज की बात करते हैं पोर्टर के द्वारा किया गया था। पोर्टर के द्वारा कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है इसे। किसको? प्रद्रव्य जालिका को। अब परिवहन का काम भी करता है कौन? अंतर प्रद्रव्य जालिका। अब वही बात कर लेते हैं केंद्रक की। इसमें बात करते हैं यहाँ पे केंद्रक है, देख सकते हैं इसका खोज जो है कोशिका केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कब किया गया था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा यहाँ पे दिया गया। बात करते कोशिका को का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार बात करते हैं कोशिका के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक निभाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मैक्रो ट्यूबल्स की हम बात करते हैं यहाँ पे दिया ये है। बात करते हैं राइबोसोम, यहाँ पे चित्र दिया गया राइबोसोम जिसकी खोज पेलाडे ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था? पेलाडे ने किया था, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम की बात कोशिका की सबसे छोटी संरचना है, बना होता है किसका बना होता है? राइबोसोम की बात करें तो आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को खूब पूछा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री खूब पूछा जाती है, ये VVI क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है कौन? राइबोसोम। बिना झिल्ली वाला संरचना है कौन? राइबोसोम। यह दो प्रकार की होता है, एक होता है 1780 प्रकार का 17S यानी कि जिसे प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक को क्या कहते हैं? 17S को यानी कि 70 यानी कि 70वां S को जो है प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और 80S को जो है क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी दो प्रकार के होते हैं। अब वही बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली की बात करते तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है कौन? कोशिका झिल्ली। अर्ध पारगम्य होता है, कौन सा होता है? ये अर्ध पारगम्य होता है कौन? कोशिका झिल्ली। और 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है कौन? ये कोशिका झिल्ली। प्रासरण और विसरण क्रिया झिल्ली द्वारा ही होता है, यानी कि प्रासरण और विसरण जो क्रिया होता है झिल्ली के द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखना है। यह कोशिका की निश्चित आकृति व कोशिकाओं के अंदर आने तथा जाने पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। यानी कोशिका झिल्ली जो है यह कोशिका की निश्चित आकृति व कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। ये सारे काम जो इस तरह का इसमें दिया गया, हम देख सकते हैं ये डायग्राम बनाकर इसमें दर्शाया गया है। ये आप हो सकते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब वही बात करते कोशिका का विकास की हम बात करें तो कोशिका का विकास कैसे हुआ है? तो कोशिका का विकास सर्वप्रथम 1590 ईस्वी माइक्रोस्कोप में खोज किसने की था? जेड जॉनसन के द्वारा खोजा गया था। अब 1665 में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ये भी पूछा जाता है मृत कोशिका कहे तो या कोशिका कहे तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। जीवित कोशिका की हम बात करें तो 1683 ईस्वी में तो लुवेन हुक के द्वारा किया गया था। 1831 में केंद्रक यानी कि कोशिका केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अब वो 1838 में कोशिका सिद्धांत का स्लाइडेन एवं स्वॉन के द्वारा 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था। 1855 में कोशिका विभाजन की बात करते हैं विरचाऊ यानी कि विरचाऊ, ऐसे भी आप ध्यान में याद रख सकते। कोशिका विभाजन 1855 में विरचाऊ ने देखा था। अब बात करते हैं 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि नील और रुस्का के द्वारा, नील भी दिया जाता है और रुस्का भी लिखा जाता है, नील रुस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया गया था। अब बात करते हैं कोशिका की सबसे बड़ी संरचना प्लास्टिड है, प्लास्टिड होता है सबसे बड़ी संरचना। अब वो बात है सेल यानी कोशिका प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अचल संपत्ति कोशिका के अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। हरित लवक कोशिका का हरित लवक किसको कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर यानी कि कोशिका के रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, कोशिका का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक नाम, यहाँ पे वर्ष और खोज दिया गया है। तो पुरकेंजे और
और वॉन मोल ने, पुरकेंजे और वॉन मोल यानी कि वॉन मोल, पुरकेंजे और वॉन मोल ने 1846 ईस्वी में जीव द्रव का खोज किया था। अब प्रोटोप्लाज्म का थ्योरी किसने दिया था? मैक्स सुल्ज के द्वारा दिया गया था। कब? 1861 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं मोजाइक मॉडल। मोजाइक मॉडल 1972 ईस्वी में निकलसन सिंगर के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का बात करें तो नामकरण सी बेंडा ने किया था और खोज अल्टमैन ने किया था। और तारककाय की खोज किसने? बोबेरी ने किया था। वायरस की खोज इवानोविस्की ने किया था। जीवाणु खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। प्रोटीन का खोज बर्जीलियस ने किया था। अब केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। लाइसोसोम का खोज 1955 में डी डुबे ने किया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है खोज किया था। वाटसन और क्रिक ने, ये खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब एग्जाम के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है एग्जाम के लायक हम बात करें तो ग्रेनम पाया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। जो क्या है? ग्रेनम पाया जाता है। क्रोमोसोम का अंतिम सिरा क्या है? टोलीमियर यानी कि टोलीमियर कहलाता है क्या? क्रोमोसोम का अंतिम सिरा। क्रिस्टी यानी क्रिस्टी पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाया जाता है। अब पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है क्या? कोशिका भित्ति और सेंट्रियोल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्न होता है पादप कोशिका और सेंट्रियोल। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ में? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब वही बात करते हैं कोशिका का आणविक जीव विज्ञान केंद्र क्या है? अब कोशिका का आणविक जीव विज्ञान केंद्र की बात करें हैदराबाद में है। अवर्णी लवक पाया जाता है किसमें? तो यह जड़ों की कोशिका में, यानी कि जड़ों की कोशिका जो होती है, जो पौधे की जड़ों की कोशिका में अवर्णी लवक पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है किसमें? जीवाणु में। जीवाणु में क्या क्या होता है? केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? ऑफियोग्लोसस में। ऑफियोग्लोसस में सर्वाधिक गुणसूत्र पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अब बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ओवम है। अब ओवा है। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका है। ग्रेन्यूल जो है सबसे छोटी सेरिबेलम का कोशिका है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे में। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिक में। केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा? तो कोशिका भित्ति और लवक और रितिका। ये जो है कोशिका भित्ति, लवक, रितिका जो है ये तीनों के तीनों जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला तरल युक्त गुहा क्या है? तो स्ट्रोमा। तरल युक्त गुहा जो है किसमें पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा स्ट्रोमा है। अब वही बात करते हैं पत्तियों में हरा रंग जो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। फूल और बीजों को जो आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। अब वही बात कर लेते हैं कि कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? पारगम्य होती है। केंद्रक की खोज किसने किया था? फोंटाना ने केंद्रिका की खोज किया गया था। तो दोस्तों आज बात करते हैं इतना ही। क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो कैसा लगा बस कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। यह जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कोई भी एग्जाम में, जो साइंस जहाँ से जनरल साइंस पूछे जाते हैं जीएस, तो ये उसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि ब्रह्मास्त्र हो जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।